नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत का दर्शन समाज जितना विशाल और विविध है, उतना ही गहराई से सोचने वाला भी रहा है। इन दर्शनों में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है वैशेषिक दर्शन, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा हुआ भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्राचीनतम दर्शन मान सकते हैं। वैशेषिक दर्शन की गिनती षड दर्शन यानी 6 प्रमुख भारतीय दर्शनों में होती है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन हर एक ने उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग और पद्धतियां अपनाई हैं। वैशेषिक दर्शन विशेष रूप से तात्विक दृष्टि से वस्तु जगत की संरचना, उसके गुण, गति और उससे जुड़े ज्ञान के स्वरूप की विवेचना करता है। इस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कणाद, जिनका नाम कण प्लस अद से बना है, यानी कण या सूक्ष्म कण को ग्रहण करने वाला या जानने वाला। ऐसा माना जाता है कि वे साक्षात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते थे। उन्होंने देखा कि इस संसार की हर वस्तु छोटे छोटे अविभाज्य तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें उन्होंने परमाणु नाम दिया। महर्षि कणाद की रचना है वैशेषिक सूत्र, जो इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं और लगभग 370 सूत्र। इन सूत्रों के माध्यम से उन्होंने एक अत्यंत जटिल और तात्विक संरचना को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया। वैशेषिक सूत्रों की शैली अत्यंत संक्षिप्त लेकिन गहन है। यह दर्शाता है कि यह दर्शन एक सटीक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को महत्व देता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य क्या है? इसका सीधा उत्तर है मोक्ष। लेकिन यह मोक्ष किसी रहस्यमय साधना से प्राप्त नहीं होता, बल्कि सत्य ज्ञान से प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान जो पदार्थों, उनके स्वरूपों, उनके गुणों और उनके आपसी संबंधों को समझने से उत्पन्न होता है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि यह संपूर्ण जगत पदार्थों से निर्मित है और हर पदार्थ में कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन्हें अगर हम ठीक से जान लें तो न केवल संसार को समझ सकते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व के अंतिम सत्य तक भी पहुंच सकते हैं। इसी विशेष के अध्ययन के कारण इसे वैशेषिक नाम दिया गया। वैशेषिक का मुख्य उद्देश्य है पदार्थों के वर्गीकरण के माध्यम से तात्विक ज्ञान प्राप्त करना। कणाद कहते हैं कि जगत में जो कुछ भी है वह 6 श्रेणियों में आता है: द्रव्य यानी सब्सटेंस, गुण यानी क्वालिटी, कर्म यानी एक्शन, सामान्य यानी जनरलिटी, विशेष यानी पर्टिकुलरिटी, समवाय यानी इनहेरेंस। आगे चलकर एक 7वां पद अभाव यानी एब्सेंस भी न्याय दर्शन की प्रेरणा से जोड़ा गया। लेकिन मूलतः ये 6 ही वैशेषिक के स्तंभ हैं। महर्षि कणाद का दर्शन अत्यंत यथार्थवादी है। वे किसी काल्पनिक आदर्श की बजाय उस वस्तु जगत को केंद्र में रखते हैं जिसे देखा, छुआ और अनुभव किया जा सकता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 तरीकों से प्राप्त होता है: प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन और अनुमान यानी इन्फ्रेंस। अर्थात जो देखा जा सकता है और जो तर्क द्वारा समझा जा सकता है वही प्रमाण है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी स्थान पर धुआं उठते हुए देखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहां आग है। हमने आग नहीं देखी, लेकिन धुएं को देखकर उसके अस्तित्व का अनुमान लगाया। यह तर्क संगत ज्ञान का मूल है। वैशेषिक दर्शन की सबसे विशेष बात यह है कि यह हमें केवल आध्यात्मिक शांति नहीं, बल्कि बौद्धिक विवेक भी देता है। यह हमें सिखाता है कि हम वस्तुओं को कैसे देखें, कैसे समझें और कैसे उनके आपसी संबंधों की व्याख्या करें। यह वही दृष्टि है जो आधुनिक विज्ञान में प्रयोग होती है: क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और लॉजिक। इतिहास के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। प्रारंभिक बौद्ध और जैन दर्शनों से लेकर मध्यकालीन न्यायशास्त्र और आयुर्वेद तक हर पद्धति में कहीं न कहीं वैशेषिक तत्वों की छाया दिखाई देती है। आयुर्वेद में पंचभूत, त्रिदोष और रसगुण का वर्गीकरण इसी दर्शनीय दृष्टिकोण की देन है। यह समझना जरूरी है कि वैशेषिक दर्शन केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह एक नेचुरल साइंस की तरह है, एक ऐसा विज्ञान जो ब्रह्मांड के तात्विक ढांचे को समझने का प्रयास करता है, तर्क और अनुभव के माध्यम से। इसका उद्देश्य न केवल बाह्य संसार को जानना है, बल्कि अंततः आत्मा और मोक्ष तक पहुंचना भी है। अब हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की: द्रव्य, गुण और कर्म। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य की।
द्रव्य का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ गुण होते हैं और जो कोई एक्शन कर सकती है या उस पर एक्शन हो सकता है। बेसिकली ये कोई भी वस्तु हो सकती है जो रियल है, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, आग या इंसान का मन। वैशेषिक दर्शन कहता है कि टोटल 9 तरह के द्रव्य होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज या आग, वायु, आकाश, काल या समय, दिशा, मन और आत्मा। इनमें से पहले 5 तो हम देख भी सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। बाकी 4 जैसे समय या मन थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन बिना उनके दुनिया की बातें समझना मुश्किल हो जाता है। अब मान लो एक कप चाय, उसमें चाय का लिक्विड वो एक द्रव्य है जिसमें पानी है यानी जल, शायद दूध भी हो यानी पृथ्वी का हिस्सा, उसमें हीट है यानी तेज, उससे ऊपर भाप उठती है यानी वायु, और आवाज भी आती है जब वो उबलती है, मतलब आकाश का रोल। इस एक उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कितने द्रव्य एक साथ काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं गुण की। गुण वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी द्रव्य में होती हैं, जैसे उसका रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, आकार, संख्या या वजन। जैसे कि एक आम, वो पीला होता है यानी रंग, मीठा होता है यानी स्वाद, हल्का या भारी हो सकता है यानी वजन, और उसमें एक अलग सी खुशबू होती है यानी गंध। ये सब उस आम के गुण हैं। गुण के बिना कोई भी चीज पहचानी नहीं जा सकती, और गुण कभी अकेले नहीं होते, उनका होना द्रव्य के होने पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आम ही नहीं है तो उसका मीठा स्वाद कहां से आएगा। वैशेषिक दर्शन 24 तरह के गुण बताता है, जिसमें स्वाद, गंध, रंग, संख्या, स्पर्श, गति, वजन, दिशा जैसे कॉमन गुण हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स गुण भी हैं, जैसे ज्ञान, इच्छा, प्रयास, दुख, सुख आदि। ये आखिरी वाले गुण मुख्यतः मन और आत्मा से जुड़े होते हैं। फिर आता है कर्म यानी क्रिया या मूवमेंट। हर चीज जो मूव करती है या जिसमें कोई बदलाव हो रहा है वो कर्म का नतीजा है। वैशेषिक दर्शन 5 तरह की क्रियाओं की बात करता है: ऊपर की ओर जाना, नीचे गिरना, सिकुड़ना, फैलना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये सब कर्म के उदाहरण हैं। कर्म हमेशा द्रव्य में होता है, बिना किसी वस्तु के कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे अगर एक पंखा घूम रहा है, वो घूमना कर्म है, उसका रंग और शेप गुण है, और पंखे का बॉडी द्रव्य है। ये तीनों मिलकर एक पूरी वस्तु बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैशेषिक दर्शन कहता है जब तक कोई चीज में गुण और कर्म है तब तक वो द्रव्य के साथ जुड़ के ही मौजूद होती है। एक दूसरे के बिना ये तीनों अधूरे हैं, इसलिए इनको एक बेसिक त्रय माना जाता है इस सिस्टम में। ये सब सुन के लगता है ना कि ये दर्शन एक तरह से मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट्स जैसे ही लगते हैं। जैसे फिजिक्स में मास, मोशन, प्रॉपर्टीज की बात होती है, वैसे ही यहां भी है। लेकिन यहां एक स्पिरिचुअल एंगल भी जोड़ा गया है, जैसे मन और आत्मा के गुण और उनमें होने वाले कर्म भी समझाए गए हैं। अब बात करेंगे सामान्य, विशेष और समवाय की। ये तीनों बहुत ही सटल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनकी मदद से ही हम किसी भी वस्तु को, उसके नेचर को और उसके कनेक्शन को समझ पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य की। सामान्य का मतलब होता है कॉमननेस, यानी कोई ऐसी क्वालिटी या पहचान जो एक से ज्यादा चीजों में हो। जैसे अगर हम कहें कि पेड़, फूल, पौधे ये सब वनस्पति के अंदर आते हैं, तो यहां वनस्पति एक सामान्य है, यानी एक ऐसी कॉमन आइडेंटिटी जो कई चीजों को जोड़ती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, हाथी ये सब जानवर हैं तो पशु उनका सामान्य है। अब सोचिए, अगर हमारे पास यह सामान्य वाला कॉन्सेप्ट न होता तो हम हर एक वस्तु को अलग अलग पहचानने में उलझ जाते। हर चीज के लिए अलग नाम, अलग पहचान होती। लेकिन सामान्य की मदद से हम चीजों को ग्रुप्स में समझ पाते हैं। अब वैशेषिक दर्शन में सामान्य को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है उच्चतम सामान्य और दूसरा है निम्नतम सामान्य। उच्चतम सामान्य वो होता है जो सबसे ब्रॉड हो, जैसे भवत्व यानी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। हर चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, मन हो या आत्मा। तो ये सब किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं और वो कॉमनैलिटी है सामान्य। दूसरी तरफ निम्नतम सामान्य वो होता है जो एक लिमिटेड ग्रुप में ही कॉमन हो। जैसे इंसान के लिए मनुष्यत्व, हर इंसान में मनुष्यत्व है लेकिन जानवरों में नहीं, पेड़ में नहीं, तो ये स्पेसिफिक सामान्य है। अब आते हैं विशेष पर। नाम से ही पता चलता है विशेष यानी समथिंग यूनिक, कुछ ऐसा जो अलग बनाए, जो एक एंटिटी को बाकी सबसे अलग करे।
देखो, सामान्य ने चीजों को एक साथ जोड़ने का काम किया। अब विशेष का काम है चीजों को अलग अलग पहचान देना। जैसे दो इंसान हैं, दोनों के पास मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब सामान्य चीजें हैं। लेकिन दोनों के चेहरे अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, डीएनए अलग है, और यही सब उनकी विशेषता बनाती है। यही विशेष है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि विशेष के बिना व्यक्तिगत पहचान बन ही नहीं सकती। वैशेषिक दर्शन के हिसाब से परमाणु भी अलग अलग होते हैं, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से विशेषता के कारण अलग होता है। यही तो मजेदार बात है कि जो चीजें हमें एक जैसी लगती हैं, वो भी अपने अंदर विशेषता लिए हुए हैं, और इसी विशेषता की वजह से संसार में विविधता है, डिफरेंस है। नहीं तो सब कुछ एक ही जैसा लगता। अब बात करते हैं समवाय की। यह थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। समवाय का मतलब है ऐसा रिलेशन या ऐसा कनेक्शन जो दो चीजों के बीच में परमानेंट हो और कभी अलग ना हो सके। जैसे अगर आप लकड़ी को देखें और उसमें जो तने की बनावट है, उसका रंग है, वो उस लकड़ी से परमानेंटली जुड़ा है। उस लकड़ी का रंग या उसकी मोटाई उसके अंदर समवाय से जुड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे धागों से एक कपड़ा बना है। अब वो धागे और कपड़े का संबंध ऐसा है कि जब तक धागे हैं कपड़ा है, और अगर धागे टूटे तो कपड़ा भी खत्म। यह संबंध समवाय कहलाता है। एक ऐसा रिलेशन जो अस्थाई नहीं बल्कि स्थायी है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि ऐसे रिलेशंस के बिना हम वस्तुओं की इंटरनल स्ट्रक्चर समझ ही नहीं सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुण और कर्म भी द्रव्य से समवाय से जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप एक सेब को देखें, उसका लाल रंग, उसका स्वाद, उसका वजन, ये सब उसके अंदर समवाय से जुड़े हुए हैं। यानी ये क्वालिटीज उस सेब से हट नहीं सकती जब तक सेब है। अगर सेब नहीं है तो वो गुण भी नहीं है। इसी तरह आत्मा और मन का संबंध भी समवाय है। मन आत्मा में समवाय से जुड़ा है। अब सोचिए, अगर मन आत्मा से अलग हो जाए तो अनुभव, सोच, स्मृति, ये सब कैसे होगा? ये गहरा कनेक्शन ही आत्मा को क्रियाशील बनाता है। तो अब एक बार फिर से सोचिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, सामान्य, विशेष और समवाय, हमें क्या सिखाते हैं? सामान्य से हमें समानता समझ आती है, विशेष से हम भिन्नता को पहचानते हैं, और समवाय से हम समझते हैं कि चीजें आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं। इन तीनों की मदद से ही हम दुनिया को ऑर्डर में समझदारी से परसीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये तीन आइडियाज कितने सटल होने के बावजूद हमारी सोच और एनालिसिस की नींव बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स भले दर्शन से जुड़े हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हर रोज होता है। जब हम कोई चीज क्लासिफाई करते हैं, किसी इंसान की यूनिकनेस को समझते हैं, या जब हम किसी चीज के स्ट्रक्चर या रिलेशन को समझते हैं। अगली बार जब आप किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया को देखें तो एक बार जरूर सोचना, उसमें सामान्य क्या है, विशेष क्या है, और क्या कोई समवाय संबंध है। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की वैशेषिक दर्शन के कुछ डीप लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट्स की, जैसे सामान्य, विशेष और समवाय। अब बारी है उस हिस्से की जो सबसे अनोखा है और जिसे समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो आपकी सोच की दिशा ही बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं अभाव की, यानी जो चीज है ही नहीं उसका भी दर्शन किया जाए। है ना कमाल की बात? वैशेषिक दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है। यह सिर्फ उन चीजों को नहीं देखता जो मौजूद हैं, बल्कि उन चीजों को भी लॉजिकली एक्सप्लेन करता है जो मौजूद नहीं है, और यही उसे इतना यूनिक बनाता है। तो चलिए अब इस अभाव के कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके खोलते हैं। अभाव मतलब एब्सेंस, किसी चीज का ना होना। अब यह तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन सोचिए, किसी चीज के ना होने को भी अगर आप एक फिलोसॉफिकल कैटेगरी बना रहे हो तो उसमें कितना डेप्थ होगा। जब कोई चीज नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? क्योंकि हमें उसका पहले होना या उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो हम कह पाएंगे कि अब वो नहीं है। जैसे मान लो आपने अपना पेन टेबल पर रखा था और अब वो गायब है। आप फौरन बोलेंगे, अरे मेरा पेन नहीं है। अब ये नहीं होना, यही तो अभाव है। लेकिन ये कैसे पता चला कि पेन नहीं है? क्योंकि पहले वो था और अब उसकी जगह खाली है। उस खालीपन को आप महसूस कर रहे हो, और उसी को दर्शन में अभाव कहा गया है। अब वैशेषिक दर्शन इस अभाव को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले तो सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन चलिए हर एक को एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला है प्रारंभ अभाव, यानी किसी चीज के उत्पन्न होने से पहले का ना होना।
जैसे एक बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसका इस दुनिया में अभी तक अभाव है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका आइडिया मौजूद है। जैसे मिट्टी के अंदर घड़ा बनने से पहले तक घड़े का प्रारंभ अभाव होता है। दूसरा है नाश अभाव, यानी किसी चीज के समाप्त हो जाने के बाद का ना होना। जैसे एक घड़ा है, उसे फोड़ दिया गया तो अब वो नहीं है, उसका नाश अभाव हो गया। ये वो सिचुएशन है जब कोई वस्तु थी लेकिन अब नहीं है, उसका खत्म हो जाना ही नाश अभाव है। तीसरा है अत्यंत अभाव, यानी किसी चीज का हमेशा से ही ना होना। जैसे कि एक सींग वाला इंसान के सिर पर सींग कभी होती ही नहीं, तो वो चीज तो कभी थी ही नहीं, तो उसका हमेशा से न होना वो है अत्यंत अभाव। यही बात हम यूनिकॉर्न या ऐसी काल्पनिक चीजों के लिए भी कह सकते हैं जो हमारे अनुभव में कभी रही ही नहीं। और चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग है अन्योन्य अभाव, यानी दो वस्तुओं की एक दूसरे में आइडेंटिटी का ना होना। इसका मतलब ये कि एक चीज दूसरी चीज नहीं हो सकती। जैसे कपड़ा घड़ा नहीं है और घड़ा कपड़ा नहीं है, यानी दोनों अलग हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं है। ये जो अलग पहचान है वही अन्योन्य अभाव कहलाती है। अब एक सवाल मन में आ सकता है, ये सब समझने की जरूरत क्या है? आखिर किसी चीज के न होने को इतना कैटेगराइज क्यों करना? तो उसका जवाब यह है कि ये कैटेगरीज हमें हमारी सोच में क्लैरिटी देती हैं। हमारी भाषा, हमारी लॉजिक और हमारा अनुभव, इन सब में ना होना भी उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना किसी चीज का होना। अगर आप कहते हो कि यहां पानी नहीं है तो यह अभाव का बयान है, और जब तक हम अभाव को सही से नहीं समझते तब तक हम पूर्ण रूप से किसी भी वस्तु, स्थिति या अनुभव को नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि यह अभाव वाला कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि रियलिटी सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं है जो आंखों से दिखती हैं या हाथों से छुई जा सकती हैं। कुछ चीजें अपने न होने से भी हमारे कॉन्शियसनेस में इफेक्ट डालती हैं, जैसे किसी अपने की कमी, कोई छूटी हुई चीज, कोई सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। ये सब अभाव के ही रूप हैं और इनका असर भी रियल होता है। सोचिए, जब कोई अपना दूर चला जाता है तब उसका अभाव हमारे मन पर कितना भारी पड़ता है। तो दर्शन इसको भी एक सीरियस कैटेगरी मानता है और उसे लॉजिक से समझाता है। अंत में अगर हम समराइज करें तो वैशेषिक दर्शन में अभाव का कॉन्सेप्ट यह दिखाता है कि दर्शन सिर्फ मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल भी है। वो हमारे जीवन के उन पहलुओं को एड्रेस करता है जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, जैसे खालीपन, अंत, दूरी और पहचान का अंतर। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या ये सब बातें आज की दुनिया में भी कोई मतलब रखती हैं? क्या एक हजारों साल पुराना दर्शन आज के इंसान को कुछ दे सकता है? और अगर हां तो कैसे? देखो, पहली बात तो यह कि वैशेषिक दर्शन की जो थिंकिंग है वो पूरी तरह लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल है। मतलब उन्होंने चीजों को ब्लाइंडली नहीं माना, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व किया, क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया और फिर कंक्लूजन निकाला। अब यही तरीका तो आज की मॉडर्न साइंस भी अपनाती है। फर्क बस इतना है कि विज्ञान आज टूल्स और एक्सपेरिमेंट से यह सब करता है, लेकिन वैशेषिक मुनियों ने यह काम बिना माइक्रोस्कोप, बिना कंप्यूटर और बिना किसी लैब के सिर्फ अपने शार्प ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग से किया। और यह बात अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। वैशेषिक दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे हम चीजों को उनकी नेचर के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे किसी चीज में क्या गुण है, क्या कर्म है, किस द्रव्य से बनी है, उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, यह सब सोचने का तरीका साइंटिफिक है। और अगर आज हम किसी भी सब्जेक्ट को लॉजिकल तरीके से समझना चाहते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या इवन फिजिक्स, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन वाला अप्रोच बहुत काम आता है। मान लो आप मॉडर्न एआई बना रहे हो या कोई मशीन डेवलप कर रहे हो, तब भी आपको हर कंपोनेंट की आइडेंटिटी, उसका फंक्शन, उसका इफेक्ट और उसका बिहेवियर समझना पड़ता है। तो ये द्रव्य, गुण, कर्म वाला स्ट्रक्चर वहीं पर लागू होता है। मतलब चाहे कॉन्सेप्ट अलग नाम से हो, लेकिन सोचने का तरीका वही है। अब बात करते हैं नैतिकता की। वैशेषिक दर्शन सिर्फ चीजों के एनालिसिस तक सीमित नहीं है, यह हमें एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी देता है। जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट, वो बताता है कि हर जीव के अंदर एक अलग पहचान है, एक इनर सेल्फ है। और अगर हम उस आत्मा को रिकॉग्नाइज कर लें तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा, विनम्रता और समझदारी आ जाती है। आज जब दुनिया इतनी डिवाइडेड है, धर्म, जाति, भाषा, कलर के आधार पर, तब यह दर्शन हमें रिमाइंड करता है कि अंदर से हम सब एक जैसे हैं। हमारे शरीर, गुण, कर्म भले अलग हों, लेकिन आत्मा सब में समान है। और यही सोच अगर हर इंसान में आ जाए
तो वायलेंस, हेट्रेड और ईगो को कम किया जा सकता है। फिर बात आती है अभाव की। इस कॉन्सेप्ट की रेलेवेंस तो आज की दुनिया में और भी ज्यादा है। हम सब किसी न किसी अभाव से जूझ रहे हैं, कभी रिश्तों का, कभी पैसे का, कभी पीस ऑफ माइंड का। लेकिन अगर हम उस अभाव को पहचानें, उसको लॉजिकल तरीके से समझें और ये जानें कि ये भी एक अनुभव है, तो शायद हम अपने दुखों को थोड़ी और गहराई से एक्सेप्ट कर पाएंगे। वैशेषिक दर्शन हमें चीजों को ऑर्डर में समझना सिखाता है। आज की दुनिया में जहां इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कंफ्यूजन है, वहां यह दर्शन हमें क्लैरिटी देता है। यह कहता है कि हर चीज का एक स्थान है, एक गुण है, एक कार्य है, और अगर हम उन्हें उसी नजर से देखें तो लाइफ और आसान और मीनिंगफुल बन सकती है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो यह फिलॉसफी क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। हम किसी भी बात को सिर्फ मान नहीं लेते, हम एनालाइज करते हैं। और यही क्वालिटी आज की एजुकेशन सिस्टम, जॉब्स और रिलेशनशिप्स हर जगह जरूरी है। वैशेषिक दर्शन हमें पेशेंस और प्रिसिजन सिखाता है। जब आप इतना डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली ज्यादा सूझबूझ वाली हो जाती है। आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखते हो, छोटे छोटे डिफरेंसेस को पहचानना सीखते हो, और यही ऑब्जर्वेशन स्किल आज हर फील्ड में काम आती है। चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाहो, डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर या थिंकर। आखिर में बात आती है इंडियन नॉलेज सिस्टम की। हमें अक्सर लगता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस ही सब कुछ है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे अपने देश के मुनियों ने जो लॉजिकल सिस्टम्स बनाए थे वो किसी भी मॉडर्न थॉट से कम नहीं है। बस हमें उनकी भाषा और स्टाइल को समझना आना चाहिए, और जैसे ही हम उन्हें समझते हैं हमें रियलाइज होता है कि हमारी रूट्स कितनी डीप और रिच हैं। तो दोस्तों, वैशेषिक दर्शन सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये सिखाता है कि दुनिया को समझो, खुद को जानो, और फिर उस नॉलेज का इस्तेमाल करो क्लैरिटी, कंपैशन और कॉन्फिडेंस से जीने के लिए। अगर आप एक लॉजिकल थिंकर हैं, एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, या सिर्फ एक क्यूरियस इंसान हैं, तो ये दर्शन आपके लिए है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और बताएं कि आपको आगे किस दर्शन या विषय पर इस तरह की वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।